नमस्कार दोस्तों, डरावनी डायरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सोमेंद्र सुबोध के फरमाइश पर बनाई गई है। सोमेंद्र, आपका शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम वीर है। मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूं। पिछले 10 सालों से जंगलों में घूम रहा हूं, दुर्लभ पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें खींचता हूं। मेरी तस्वीरें नेशनल ज्योग्राफिक से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। लोग मुझे भारत का एक जाना माना नाम मानते हैं, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। यह कहानी है अंधेर वन की, और उस रात की जब मैंने महसूस किया कि कुछ चीजें कैमरे में कैद नहीं होती, लेकिन आपकी रूह में हमेशा के लिए उकेर जाती हैं। अंधेर वन नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन होती है ना? यह जंगल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर फैला हुआ है। स्थानीय लोग इसे श्रापित जंगल कहते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस जंगल में सूरज ढलने के बाद अकेला चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, या अगर आता भी है तो वो वैसा नहीं रहता जैसा अंदर गया था। पर मैं तो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। मेरे लिए जंगल सिर्फ जंगल था, पेड़ों, जानवरों और पक्षियों का घर। मैं अंधेर वन में एक खास मकसद से आया था। यहां एक दुर्लभ रातचर पक्षी पाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में काली चिड़िया कहते हैं। इस पक्षी की तस्वीर अब तक किसी ने नहीं खींची थी, बस कुछ धुंधली झलकें ही मिली थीं। मुझे एक पक्षी विज्ञानी ने बताया था कि यह पक्षी सिर्फ पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है, और वो भी अंधेर वन के सबसे घने हिस्से में। मैंने सोचा, अगर मैं इस पक्षी की तस्वीर खींच लूं तो यह मेरे करियर का सबसे बड़ा पल होगा। उस दिन पूर्णिमा थी। मैं दोपहर के करीब 3 बजे जंगल में घुसा। मेरे पास मेरा कैमरा, 3 लेंस, एक ट्राइपॉड, टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान था। मैंने गांव के लोगों से रास्ता पूछा था, लेकिन किसी ने मुझे अंदर जाने से मना किया। एक बूढ़ी औरत ने तो मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, वो जंगल नहीं, किसी का घर है। वहां जाने वाले को वो अपना बना लेता है। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था। घने पेड़, चहचहाती चिड़िया, सूरज की रोशनी पत्तियों के बीच से छनकर आ रही थी। मैं अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचता जा रहा था। पेड़ों की छाल, अजीब आकार की जड़ें, रंग बिरंगे कीड़े। लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता गया, जंगल का माहौल बदलने लगा। पहली अजीब बात जो मुझे महसूस हुई वो थी हवा। हवा बहुत भारी थी, जैसे किसी ने उसमें कोई वजन भर दिया हो। सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। फिर वो सीलन। चारों तरफ एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो, पर आसमान साफ था। मेरे कपड़े भीगने लगे थे और मुझे लगातार लग रहा था कि मेरी गर्दन के पीछे कोई सर्द हाथ रखा है। सबसे डरावना था वो एहसास जो मुझे हर कदम पर हो रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं रुकता, इधर उधर देखता, पर कोई नहीं होता। पेड़ों की टहनियां हिलती, पर हवा नहीं होती। पत्तों के बीच से कुछ झांकता सा लगता। मैं ध्यान से देखता तो वहां सिर्फ अंधेरा होता। मैंने अपने कैमरे को संभाला और कुछ रैंडम तस्वीरें खींचनी शुरू की। लेकिन जब मैंने स्क्रीन पर उन तस्वीरों को देखा तो मेरी धड़कन तेज हो गई। हर तस्वीर में पृष्ठभूमि में कोई ना कोई धुंधली आकृति थी, कभी किसी पेड़ के पीछे, कभी झाड़ियों के बीच। लेकिन जब मैं वापस उसी जगह को असल में देखता तो वहां कुछ नहीं होता। मैंने सोचा, शायद यह धूप और छाया का खेल है, या फिर मेरा कैमरा कुछ गड़बड़ कर रहा है। पर मेरा कैमरा बिल्कुल ठीक था। मैंने उसे चेक किया, लेंस साफ किया, फिर से तस्वीरें खींची, पर वही नतीजा। हर तस्वीर में वो परछाइयां। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, पर मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। मैंने खुद से कहा कि यह सब मेरा वहम है, मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। मैं आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे शाम होने लगी, जंगल और भी घना होता गया। अब सूरज की रोशनी बिल्कुल कम थी। पेड़ इतने घने थे कि ऊपर आसमान भी नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और आगे बढ़ता रहा। मुझे लग रहा था कि मैं सही रास्ते पर हूं,
पर अब मुझे यह भी एहसास हो रहा था कि मैं शायद बहुत अंदर आ गया हूं। तभी मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी, पत्तियों के रगड़ने की आवाज, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैं फिर से चला, आवाज फिर शुरू हो गई। मैंने पलटकर देखा, पर मेरी टॉर्च की रोशनी में सिर्फ पेड़ और अंधेरा था। कोई है? मैंने आवाज लगाई। मेरी आवाज जंगल में गूंजी और वापस आई। कोई जवाब नहीं मिला, पर मुझे लग रहा था कोई है, बहुत करीब है। मैंने अपनी चाल तेज कर दी। मुझे अब वापस जाने का मन करने लगा था, लेकिन समस्या यह थी कि मुझे रास्ता याद नहीं था। मैं इतना अंदर आ गया था कि अब मुझे पता नहीं था कि वापस कैसे जाऊं। मेरे पास कंपास था, पर वो अजीब तरह से घूम रहा था, कभी उत्तर दिखाता, कभी दक्षिण, जैसे जंगल में कोई चुंबकीय गड़बड़ी हो। अब अंधेरा पूरी तरह से छा गया था, सिर्फ मेरी टॉर्च की रोशनी थी और पूर्णिमा का चांद जो पेड़ों के बीच से कभी कभार झलक जाता था। मैं एक पेड़ के नीचे रुका, अपना बैग नीचे रखा और पानी पीने लगा। मेरा गला सूख गया था। तभी मैंने फिर से वो आवाज सुनी, पत्तों के रगड़ने की आवाज, लेकिन इस बार यह आवाज तेज थी और करीब थी, बहुत करीब, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने धीरे धीरे टॉर्च उठाई और पीछे की तरफ घुमाई। रोशनी पेड़ों पर पड़ी, कुछ नहीं था, लेकिन फिर उस रोशनी के बिल्कुल किनारे पर मुझे कुछ दिखा। एक आकृति, एक इंसान जैसी आकृति, लेकिन वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मेरी सांस अटक गई। मैंने टॉर्च को उस तरफ पूरी तरह घुमाया और वो आकृति गायब हो गई, जैसे वो थी ही नहीं। मैंने अपनी आंखें मली। क्या मुझे कुछ दिखा था या ये मेरा दिमाग था? मैंने अपना कैमरा उठाया और उसी दिशा में एक तस्वीर खींची। फ्लैश चमकी और जंगल एक पल के लिए रोशनी से भर गया। मैंने झट से कैमरे की स्क्रीन देखी और मेरे हाथ से कैमरा गिरते गिरते बचा। तस्वीर में बिल्कुल सामने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा धुंधला था और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। लेकिन अभी इस वक्त मेरे सामने कोई नहीं था। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने कैमरा बैग में डाला, अपना सामान समेटा और तेजी से चलने लगा। मुझे नहीं पता था मैं किधर जा रहा हूं, बस जंगल से बाहर निकलना था। लेकिन जितना मैं भागता उतना ही लगता कि जंगल मुझे अपने अंदर खींच रहा है। पेड़ मानो करीब आते जा रहे थे, रास्ता संकरा होता जा रहा था और वो आवाज, वो पत्तियों के रगड़ने की आवाज अब हर तरफ से आ रही थी, जैसे मुझे घेरा जा रहा हो। मैं एक जगह रुका, सांस लेने के लिए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पसीना पसीना हो गया था। तभी मुझे एहसास हुआ जंगल में अब कोई आवाज नहीं थी, न चिड़ियों की, न कीड़ों की, न हवा की, बस सन्नाटा, एक भयानक सन्नाटा। और इसी सन्नाटे में मैंने सुना एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत दूर, लेकिन साफ। वीर। मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी जम गई। ये आवाज, ये मेरा नाम, किसी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया था इस वीरान सुनसान जंगल में। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, वीर। यह आवाज एक औरत की थी और इस आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे जाना पहचाना लग रहा था। जंगल अब मुझे सिर्फ रास्ता नहीं भटका रहा था, वो मुझे अपने अंदर खींच रहा था और मैं उसी खिंचाव की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वो आवाज उसकी थी, अनया की। अनया, मेरी पत्नी, या यूं कहूं जो कभी मेरी पत्नी थी। 5 साल हो गए थे उस दिन को, 5 साल जब वो एक एक्सपेडिशन के दौरान गायब हो गई थी। हम दोनों हिमालय में एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर गए थे। मैं फोटोग्राफी कर रहा था और अनया, जो एक बॉटनिस्ट थी, दुर्लभ पौधों पर रिसर्च कर रही थी। उस दिन वो अकेली एक घाटी में गई थी कुछ सैंपल लेने के लिए, और फिर वो कभी वापस नहीं आई। हमने 3 महीने तक खोजा। पुलिस, रेस्क्यू टीम, स्थानीय लोग सब शामिल हुए।
पर उसका कोई निशान नहीं मिला। न शरीर, न कपड़े, न बैग, कुछ नहीं, जैसे वो हवा में घुल गई हो। आखिरकार केस बंद कर दिया गया। मुझे बोला गया कि शायद वो किसी खाई में गिर गई होगी या फिर कोई जंगली जानवर। मैं वो बाकी शब्द सुनना नहीं चाहता था। 5 साल मैंने खुद को यह समझाया कि वो चली गई, कि मुझे आगे बढ़ना होगा। मैंने अपने काम में खुद को डुबो दिया, जंगलों में भटकता रहा, तस्वीरें खींचता रहा, लेकिन हर रात उसका चेहरा मेरे सामने आता। उसकी आवाज गूंजती, वो हंसी जो अब सिर्फ यादों में थी। और अब इस जंगल में मैंने वही आवाज सुनी। वीर। मैं जड़ हो गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मेरा दिमाग कह रहा था, यह नहीं हो सकता, यह तुम्हारा भ्रम है, थकान है, डर है। पर मेरा दिल कुछ और कह रहा था। मैंने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई। अंधेरा था, घना गहरा अंधेरा। पर फिर वो आवाज आई, और इस बार और करीब से। वीर, पीछे मुड़ो नहीं, पहले मेरी बात सुनो। मेरी सांसें रुक गईं। ये बिल्कुल अनया की आवाज थी। वही लहजा, वही तरीका जिससे वो मेरा नाम लेती थी। पर इस आवाज में कुछ और भी था। एक अजीब सा ठंडापन, एक खालीपन, जैसे ये आवाज किसी गहरी खाई से आ रही हो। मैं पलटना चाहता था। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी खिंचाव थी कि मैं पीछे मुड़ूं और देखूं, पर वो आवाज ने मुझे रोक दिया था। पीछे मुड़ो नहीं। कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। यह मजाक है क्या? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। पर यह सन्नाटा भी अजीब था, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर मुझे देख रहा हो, जैसे पेड़, जानवर, हर चीज इंतजार कर रहे हों कि मैं क्या करूंगा। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया, बिना पीछे देखे। मेरी उंगलियां हवा में कुछ ढूंढ रही थीं, और तभी मेरी उंगलियों को कुछ छुआ। ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। पर यह कोई चीज नहीं थी, ये किसी का हाथ था। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने झटके से अपना हाथ खींच लिया और पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था। मेरी टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर पड़ी। खाली जगह, कोई नहीं। पर मैं जानता था, मैंने कुछ छुआ था, या किसी ने मुझे छुआ था। वीर, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूं। तुम्हें कुछ दिखाना है। इस बार आवाज मेरे बिल्कुल कान के पास से आई, जैसे कोई मेरे कंधे के पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। मैंने फौरन गर्दन घुमाई, पर फिर से वहां कोई नहीं था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो बाहर निकल आएगा। मेरे हाथों में कंपी थी, पर साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी था। वो आवाज, वो बिल्कुल अनया की आवाज थी। और अगर ये सच में वो थी तो नहीं, ये नहीं हो सकता। अनया मर चुकी है, या कम से कम गायब है। 5 साल हो गए। वो यहां कैसे हो सकती है? ये कोई जाल है, कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है। पर तभी हवा में एक अजीब सी खुशबू आई, एक परिचित खुशबू, चमेली की, अनया का पसंदीदा परफ्यूम। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। यह खुशबू, यह उसी की थी। अनया, मैंने आवाज लगाई, अब थोड़ी नरमी से। अगर तुम हो तो सामने आओ, मुझे दिखो। हवा में फिर से सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे पेड़ों के बीच से धुंध उठने लगी। पहले हल्की हल्की, फिर घनी होती गई। यह धुंध सफेद थी, और उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें चांदी के कण मिले हों। और धुंध के बीच से एक आकृति बनने लगी, धीरे धीरे। पहले सिर्फ एक धुंधला साया, फिर वो साया इंसान का आकार लेने लगा। एक औरत, लंबे बाल, पतला शरीर। मेरी सांस अटक गई। मैं टॉर्च को उस तरफ घुमाना चाहता था,
पर मेरे हाथ जम गए थे। आकृति और स्पष्ट होती गई और तभी मैंने उसका चेहरा देखा। अनया, वही चेहरा, वही आंखें, वही होंठ, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो 5 साल पहले थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके बाल खुले थे। वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, न खुशी न दुख, बस एक खालीपन। अनया, मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट सही नहीं थी। वो बहुत धीमी थी, बहुत यांत्रिक, जैसे किसी ने उसे मुस्कुराने को कहा हो और वो सिर्फ होंठों को खींच रही हो। वीर, उसने फिर मेरा नाम लिया। तुम आ गए। मैं जानती थी तुम आओगे। ये कैसे हो सकता है? मैं बुदबुदाया। तुम तो मर गई थी। उसने मेरी बात पूरी की। नहीं वीर, मैं नहीं मरी। मैं यहीं थी, इस जंगल में, हमेशा से। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। यह सब इतना असली लग रहा था, फिर भी इतना गलत। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। पर तुम यहां क्यों? कैसे? मैंने पूछा। अनया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर पहले तुम्हें एक जगह ले जाना है। मैं पीछे हटा। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ ये सब क्या है? तुम यहां कैसे हो? 5 साल से कहां थी? अनया की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में कुछ चमका, गुस्सा, दुख। मैं नहीं समझ पाया। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? उसने धीरे से पूछा। मैं नहीं जानता क्या विश्वास करूं। ये सब सच नहीं लग रहा। अनया ने गहरी सांस ली और तभी मैंने देखा, जब उसने सांस ली तो उसकी छाती नहीं उठी। वो सांस ले रही थी, पर उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ठीक है, अनया ने कहा, अगर तुम विश्वास नहीं करते तो एक सबूत चाहिए, है ना? उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ो वीर। मैं हिचकिचाया। मेरा हर इंस्टिंक्ट कह रहा था कि मत करो, भाग जाओ यहां से। पर वो अनया थी, या कम से कम उसकी शक्ल थी। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियां उसके हाथ के करीब पहुंची और जैसे ही मैंने उसका हाथ छुआ, मुझे लगा जैसे मैंने बर्फ का कोई टुकड़ा पकड़ लिया हो। उसका हाथ बिल्कुल ठंडा था। जीवित इंसान का हाथ इतना ठंडा नहीं हो सकता। मैंने अपना हाथ झटके से खींच लिया। अनया मुस्कुराई। अब विश्वास हुआ? मैं कुछ नहीं बोल सका। मेरा गला सूख गया था। मैं बस उसे देखता रहा। आओ मेरे साथ, अनया ने फिर कहा। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, एक जगह ले जाना है, वहां तुम्हें सब समझ आ जाएगा। उसने पेड़ों की तरफ इशारा किया। मैंने उस दिशा में देखा। घना जंगल था, अंधेरा था, और उस अंधेरे के बीच में बहुत दूर एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। वो क्या है? मैंने पूछा। तुम्हारे सवालों के जवाब, अनया ने कहा। मैं असमंजस में था। एक तरफ मेरा दिमाग कह रहा था कि यह सब गलत है, भाग जाओ। दूसरी तरफ वो अनया थी, और अगर उसके पास सच में कुछ जवाब थे, अगर वो सच में जिंदा थी। मैंने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर अगर ये कोई जाल है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी वीर, अनया ने बीच में ही कहा। विश्वास करो मुझ पर। उसने फिर से अपना हाथ बढ़ाया। इस बार मैंने हिचकिचाहट के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। वो ठंडा था, पर अब मैं तैयार था। अनया मुड़ी और उस रोशनी की तरफ चलने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जंगल और भी घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे वो हमें पकड़ना चाह रही हों। हवा और भी ठंडी हो गई थी, और वो रोशनी जो दूर दिख रही थी, वो करीब आती जा रही थी। अनया ने एक शब्द नहीं कहा। वो बस चुपचाप चलती रही। उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी,
पत्तियां उसके पैरों के नीचे दबती थीं, पर कोई सरसराहट नहीं होती थी। अनया, मैंने आखिर में चुप्पी तोड़ी। तुम मुझे बता नहीं रही हो कि तुम 5 साल से यहां क्या कर रही हो? अनया रुकी। उसने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में अब कुछ और था, कुछ जो मुझे डरा रहा था। मैं इंतजार कर रही थी वीर, उसने धीरे से कहा। तुम्हारा इंतजार? मेरा इंतजार? पर क्यों? अनया मुस्कुराई, वो यांत्रिक मुस्कुराहट। तुम जल्द ही समझ जाओगे। और फिर वो फिर से चलने लगी। मैं उसके पीछे था, पर अब मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिरकार हम उस रोशनी के करीब पहुंच गए, और अब मैं देख सकता था कि वो क्या थी। एक कुटिया, पेड़ों के बीच में एक छोटी सी कुटिया। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां बंद थीं, और दरवाजे से एक लाल रोशनी निकल रही थी। अनया रुकी। उसने मेरी तरफ देखा। अंदर चलो, उसने कहा। मैंने कुटिया को देखा। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी अनुभूति थी, जैसे ये कुटिया जिंदा थी, जैसे वो सांस ले रही थी। मैं नहीं जानता, मैं बुदबुदाया। अनया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। विश्वास करो मुझ पर वीर, अंदर आओ। और उसने मुझे कुटिया की तरफ खींचना शुरू किया। अनया ने दरवाजा खोला। वो दरवाजा पुराना था, लकड़ी सड़ चुकी थी, और जब वो खुला तो एक भयानक चरमराहट हुई, जैसे किसी ने बहुत लंबे समय बाद कोई भारी चीज हिलाई हो। उस आवाज से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अंदर से लाल रोशनी आ रही थी, एक मध्यम धुंधली रोशनी। अनया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे अंदर खींचना शुरू किया। मैं चाहकर भी रुक नहीं पा रहा था, जैसे मेरे पैरों पर मेरा कोई वश नहीं था। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजा अपने आप धम्म से बंद हो गया। वो आवाज इतनी तेज थी कि मैं चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर दरवाजे को देखा। वो बंद था, और अब उस पर कोई कुंडी नहीं दिख रही थी, जैसे वो दरवाजा दीवार का हिस्सा बन गया हो। अनया, मैंने उसकी तरफ देखा। ये क्या है? उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, और उस मुस्कुराहट में अब पहले से भी ज्यादा अजीबियत थी। मैंने कुटिया के अंदर देखा। वो बहुत छोटी थी, एक ही कमरा। दीवारें टूटी फूटी थीं, कुछ जगहों से पेड़ों की जड़ें अंदर आ गई थीं। छत से पानी टपक रहा था, हालांकि बाहर बारिश नहीं हो रही थी। और बीचों बीच एक छोटे से मंच पर एक दिया जल रहा था, लेकिन वो दिया सामान्य नहीं था। उसकी लौ लाल थी, गहरी लाल, और वो लौ हिल नहीं रही थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे समय रुक गया हो। मैं दिए के करीब गया। पास जाते ही मुझे अजीब सा लगा। वो दिया गर्मी नहीं दे रहा था, उल्टा उसके पास ठंड और बढ़ गई थी, जैसे वो आग नहीं, बर्फ की लौ हो। ये क्या है? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। अनया दिए के दूसरी तरफ खड़ी हो गई। अब वो लौ हमारे बीच में थी, और उस लाल रोशनी में अनया का चेहरा और भी अजीब लग रहा था। उसकी आंखों में वो लौ प्रतिबिंबित हो रही थी, और लग रहा था जैसे उसकी आंखें खुद जल रही हों। ये दिया नहीं है वीर, उसने धीरे से कहा। ये एक द्वार है। द्वार? किस चीज का द्वार? सच का, झूठ का, जीवन का, मृत्यु का। अनया की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो अकेली नहीं बल्कि कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं पीछे हटा। अनया, तुम ठीक तो हो? वो हंसी, लेकिन वो हंसी सामान्य नहीं थी। वो ठंडी थी, खोखली थी, जैसे किसी गुफा में हवा गूंज रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं वीर, पहली बार 5 सालों में मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने दिए के पास अपना हाथ रखा। क्योंकि तुम आ गए हो, मैंने देखा, और मेरी आंखें फैल गईं। दिए की लौ उसके हाथ को छू रही थी, लेकिन उसे जला नहीं रही थी, बल्कि लौ उसके हाथ को चाट रही थी, जैसे कोई जीवित चीज किसी परिचित को छू रही हो। अनया, मेरी आवाज कांप रही थी। तुम्हारा हाथ। आग। आग मुझे नहीं जलाती वीर, उसने कहा, क्योंकि मैं अब वैसी नहीं हूं जैसी तुम सोचते हो।
तुम्हारा मतलब क्या है? अनया ने दिए से हाथ हटाया और धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। उसके कदमों में अब भी कोई आवाज नहीं थी। फर्श पर पत्तियां और टूटी लकड़ियां बिछी थीं, पर उसके पैर उन पर चलते हुए कोई आवाज नहीं कर रहे थे। वीर, मैं तुम्हें सच बताती हूं, उसने कहा, पर पहले तुम्हें कुछ देखना होगा। उसने अपने पैरों की तरफ इशारा किया। मैंने नीचे देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस अटक गई। अनया के पैर जमीन पर नहीं थे, वो करीब 2 इंच ऊपर थे, हवा में तैर रहे थे। मैं 2 कदम पीछे हट गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो बाहर निकल आएगा। ये कैसे? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अनया ने सिर नीचे किया। क्योंकि मैं अब इंसान नहीं हूं वीर, मैं यक्षिणी हूं। यक्षिणी शब्द मेरे मुंह से निकला, पर मैं उसका मतलब समझ नहीं पा रहा था। हां, इस जंगल ने मुझे बदल दिया है। 5 साल पहले जब मैं यहां आई थी, मैं सिर्फ पौधों की तलाश में थी, पर मैंने कुछ और पा लिया, इस जंगल का रहस्य, और उस रहस्य ने मुझे निगल लिया। मैं दीवार से टिक गया। मेरे पैर कांप रहे थे। ये सब झूठ है। तुम मुझे डरा रही हो। ये कोई नाटक है। अनया के चेहरे पर उदासी छा गई। काश ये नाटक होता वीर। काश मैं तुमसे कह पाती कि यह सब एक मजाक है, पर यह सच है, कड़वा सच। वो करीब आई। इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे मेरे पैर जमीन में जड़ें जमा चुके हों। अनया ने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। वो ठंडा था, बहुत ठंडा, लेकिन उसका स्पर्श कोमल था, परिचित था। मैं इंसान नहीं रही, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं, उसने धीरे से कहा, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो, हमेशा के लिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अनया, मैं नहीं समझ पा रहा। तुम्हें समझना भी नहीं है, उसने कहा। बस मेरे साथ रहो, यहीं, इस जंगल में। हम दोनों साथ रहेंगे, हमेशा। पर मैं इंसान हूं अनया, मैं यहां नहीं रह सकता। अनया की पकड़ कस गई। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूं, लेकिन तो फिर रुको, मेरे साथ रुको। जंगल तुम्हें स्वीकार कर लेगा, तुम भी बदल जाओगे, और फिर हम दोनों साथ रहेंगे। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने गाल से हटाया। अनया, सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन यह सब गलत है। तुम्हें इस जंगल ने कैद कर रखा है। तुम्हें यहां से निकलना होगा। मेरे साथ चलो, हम वापस जाएंगे। अनया की आंखों में अब आंसू थे, पर वो आंसू लाल थे, खून की तरह लाल। मैं नहीं जा सकती वीर, उसने कहा। जंगल मुझे जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? अनया ने गहरी सांस ली, और तभी मैंने फिर से देखा। उसकी छाती नहीं उठी। वो सांस ले रही थी, पर हवा उसके अंदर नहीं जा रही थी, जैसे वो सिर्फ दिखावा कर रही हो। क्योंकि यह जंगल एक जीवित इकाई है, अनया ने धीरे से कहा, और मैं अब इसका हिस्सा हूं। मैं इससे जुड़ी हूं। अगर मैं यहां से गई तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, मैं मरूंगी नहीं, मैं खत्म हो जाऊंगी, बिल्कुल खत्म। मैं सोच में पड़ गया। तो फिर कोई रास्ता होगा, कोई तरीका होगा तुम्हें मुक्त करने का। अनया मुस्कुराई, वो यांत्रिक मुस्कुराहट। हां, एक रास्ता है। कौन सा? अनया ने दिए की तरफ इशारा किया। किसी को मेरी जगह लेनी होगी, कोई जो मेरे बदले यहां रहे। जंगल को हमेशा किसी की जरूरत होती है, एक आत्मा, एक बंधन। अगर कोई मेरी जगह ले ले तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तुम्हारा मतलब है मुझे यहां रुकना होगा? अनया ने सिर हिलाया। हां वीर, तुम्हें यहां रुकना होगा, मेरी जगह, तब मैं जा सकूंगी। मैंने दीवार पर हाथ रखा। मेरा सिर घूम रहा था। और अगर मैं मना कर दूं? अनया के चेहरे पर उदासी आ गई। तो तुम यहां से नहीं जा सकोगे। जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा। तुम यहां फंस जाओगे, और धीरे धीरे जंगल तुम्हें भी अपना हिस्सा बना लेगा। तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। मैंने अपनी आंखें बंद की। यह सब बहुत ज्यादा था, बहुत तेजी से हो रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी कुटिया की दीवारों से एक अजीब आवाज आई।
सरसराहट, जैसे कोई चीज रेंग रही हो। मैंने आंखें खोली और दीवारों की तरफ देखा, और वो जो मैंने देखा उससे मेरे पूरे शरीर में बर्फ जम गई। दीवारें हिल रही थीं, अंदर की तरफ, धीरे धीरे, पर साफ दिख रहा था। वो कुटिया सिकुड़ रही थी, जैसे कोई विशाल जीव अपना मुंह बंद कर रहा हो। अनया, मैंने घबराहट में कहा। दीवारें हिल रही हैं। अनया ने दीवारों की तरफ देखा और फिर मुझे देखा। जंगल तुम्हारा फैसला जानना चाहता है वीर। तुम क्या चुनते हो, अपनी जान या मेरी? कुटिया अब और तेजी से सिकुड़ने लगी थी। छत नीचे आ रही थी, दीवारें करीब आ रही थीं। मुझे लगा कि कुछ मिनटों में यह पूरी कुटिया मुझे कुचल देगी। रुको, रुको, मैं चिल्लाया, मुझे सोचने का समय दो। अनया ने हाथ उठाया और अचानक सब कुछ रुक गया। दीवारें, छत, सब स्थिर हो गईं, पर वो अब पहले से बहुत करीब थीं। जंगल तुम्हें एक मौका दे रहा है, अनया ने कहा, पर ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें फैसला करना होगा अभी। मैंने चारों तरफ देखा। दरवाजा नहीं था, खिड़की नहीं थी, सिर्फ दीवारें थीं जो मुझे घेर रही थीं, और बीच में वो लाल दिया जो अब और भी तेज जल रहा था। मैं अनया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब और भी लाली थी, और मुझे लगा उसके पीछे अंधेरे में कुछ और है, कोई और है। और तभी मुझे एहसास हुआ, अनया की परछाई नहीं थी। दिए की रोशनी में जहां उसकी परछाई होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ खालीपन था। मैंने फिर से उसे देखा। वो मुस्कुरा रही थी, पर अब वो मुस्कुराहट बहुत चौड़ी थी, बहुत लंबी, जैसे उसका मुंह सामान्य से ज्यादा फैल गया हो। फैसला करो वीर, उसने कहा। समय खत्म हो रहा है। और कुटिया की दीवारें फिर से हिलने लगीं। नहीं, मैं चिल्लाया, मैं किसी की जगह नहीं लूंगा, और न ही मैं यहां मरूंगा। दीवारें रुक गईं। अनया ने मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। तो तुम क्या चाहते हो, उसने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सच बताओ, मैंने कहा। पूरा सच। यह जंगल क्या है, तुम सच में क्या हो, और मैं यहां क्यों आया हूं? अनया चुप रही। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने गहरी सांस ली और दिए के पास बैठ गई। उसके पैर अब भी हवा में थे। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सब बताती हूं, पर सुनने के बाद तुम्हें फिर भी फैसला करना होगा। मैं भी वहीं फर्श पर बैठ गया, उससे कुछ दूरी पर। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, पर मुझे जवाब चाहिए थे। अनया ने बात शुरू की। 5 साल पहले जब मैं हिमालय में गई थी, मैं वाकई पौधों की रिसर्च कर रही थी। पर एक दिन मैं एक ऐसी घाटी में चली गई जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। वहां मुझे एक पौधा मिला, बहुत खूबसूरत, नीले फूलों वाला। मैंने उसे छुआ और उसी पल सब कुछ बदल गया। क्या हुआ, मैंने पूछा। वो पौधा श्रापित था, अनया ने कहा। उसे छूते ही मुझे एक दृश्य दिखा, एक जंगल। यह जंगल, अंधेर वन, और एक आवाज ने मुझे बुलाया, कहा कि मुझे यहां आना होगा। मैं नहीं आना चाहती थी, पर वो आवाज रोज आती, रात को सपनों में, दिन में जागते हुए, हर वक्त। आखिरकार मैं यहां आ गई। मैंने ध्यान से सुना, और फिर जैसे ही मैं इस जंगल में घुसी, मुझे लगा जैसे मैं घर आ गई हूं। हर पेड़, हर पत्ती मुझे जानी पहचानी लगी। मैं गहरे जंगल में चली गई, और फिर मुझे यह कुटिया मिली, और इस दिए को, अनया ने दिए की तरफ इशारा किया। यह दिया जलता रहता है, हमेशा, कभी बुझता नहीं। और जब मैंने इसे छुआ तो मुझे सब पता चल गया, इस जंगल का रहस्य, इस दिए का रहस्य, और मेरी नियति। क्या रहस्य है, मैंने पूछा, हालांकि मुझे डर लग रहा था जवाब सुनने से। अनया ने मुझे सीधे आंखों में देखा। यह जंगल, वीर, एक प्राचीन इकाई है, हजारों साल पुराना। कहा जाता है कि यहां कभी एक यक्षिणी रहती थी, बहुत शक्तिशाली, बहुत खूबसूरत, पर उसे एक ऋषि ने श्राप दिया था। श्राप यह था कि वो इस जंगल में कैद रहेगी, हमेशा के लिए, जब तक कोई उसकी जगह न ले ले।
मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। और तुमने उसकी जगह ली? मुझे नहीं पता था। अनया की आवाज में दर्द था। जब मैंने दिए को छुआ तो मैं बदलने लगी, धीरे धीरे। पहले सिर्फ छोटे बदलाव। मेरे बाल लंबे हो गए, मेरी आंखें तेज हो गईं, मैं जानवरों की भाषा समझने लगी। और फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरे पैर जमीन नहीं छू रहे। और तब मुझे समझ आया कि मैं अब इंसान नहीं रही। अनया की आंखों में आंसू थे, वो लाल आंसू। मैं भागना चाहती थी, जंगल से बाहर जाना चाहती थी, पर मैं नहीं जा सकी। जैसे ही मैं सीमा के करीब जाती, एक अदृश्य दीवार मुझे रोक देती। मैं यहां कैद हो गई थी, इस जंगल में, इस श्राप में। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। यह सब बहुत ज्यादा था। तो तुम वो यक्षिणी बन गई? हां, अनया ने धीरे से कहा। मैं वो बन गई जो वो थी, जंगल की रखवाली, श्राप की वाहक। और अब 5 साल हो गए हैं। 5 साल मैं यहां अकेली रही, इंतजार करते हुए। किसका इंतजार? अनया ने मुझे देखा। तुम्हारा, वीर। मैं जानती थी तुम आओगे। जंगल मुझे बताता रहा, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी तलाश के बारे में, तुम्हारे दुख के बारे में। और मैं जानती थी कि एक दिन तुम यहां आओगे। मैं खड़ा हो गया। तो ये सब योजनाबद्ध था? तुमने मुझे यहां बुलाया? नहीं। अनया भी खड़ी हो गई। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जंगल ने बुलाया। वो पक्षी जिसकी तस्वीर तुम लेने आए हो, वो असल में है ही नहीं। वो सिर्फ एक चारा था। जंगल तुम्हें यहां लाना चाहता था। क्यों जंगल मुझे यहां लाना चाहता था? अनया चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तुम एकमात्र इंसान हो जो मुझे बचा सकता है, या जो मेरी जगह ले सकता है। मैं हंसा, एक कड़वी हंसी। तो फिर यह प्यार की कहानी नहीं है, यह एक जाल है। नहीं वीर, अनया की आवाज में दर्द था। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूं। मैंने हमेशा किया और अब भी करती हूं, पर मैं यहां फंसी हूं। और अगर मुझे मुक्त होना है तो किसी को मेरी जगह लेनी होगी। मैंने दीवार की तरफ देखा। दीवारें अब और भी करीब आ गई थीं। छत झुक गई थी। कुटिया धीरे धीरे मुझे निगल रही थी। और अगर मैं मना कर दूं? मैंने पूछा। अनया ने फर्श की तरफ देखा। तो जंगल तुम्हें मार देगा और फिर किसी और को ढूंढेगा। यह चक्र चलता रहेगा, हमेशा। मैं कुटिया के एक कोने की तरफ गया। वहां एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। मैंने पहले नहीं देखा था उसे, जैसे वो अचानक वहां प्रकट हो गई हो। यह क्या है? मैंने पूछा। अनया की आंखें फैल गईं। वीर, उसे मत छुओ। पर मैंने सुना नहीं। मैं संदूक के पास गया और उसका ढक्कन खोलने की कोशिश की। वो बंद था, पर जैसे ही मैंने उसे जोर से धक्का दिया, वो अपने आप खुल गया, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। अंदर का नजारा देखकर मेरे पूरे शरीर में बर्फ जम गई। संदूक में एक टूटा हुआ कैमरा था, ठीक वैसा ही जैसा मेरे पास है। उसके साथ एक फटी साड़ी थी, नीले रंग की, खून से सनी हुई। और सबसे भयानक, एक इंसान की पसलियां, सफेद, साफ, जैसे उन्हें बहुत सावधानी से साफ किया गया हो। मैं पीछे हट गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये क्या है? अनया धीरे धीरे मेरे पास आई। उसके चेहरे पर उदासी थी। ये वो सब है जो बचा है पिछले इंसान का। पिछले इंसान का? मेरी आवाज कांप रही थी। हां, अनया ने कहा। मैं पहली नहीं हूं वीर, मुझसे पहले भी कोई था, एक औरत, वो भी यक्षिणी बनी थी। और जब मैं आई तो उसने मुझे चुना अपनी जगह के लिए। वो मुक्त हो गई और मैं फंस गई। मैं संदूक की तरफ देखता रहा। और ये उसकी चीजें हैं। हां, जंगल हर बार एक निशानी रखता है, पिछले बंधन की, ये याद दिलाने के लिए कि यह चक्र खत्म नहीं होता, कभी नहीं। मैंने अनया की तरफ देखा। तो जब तुम मुक्त हो जाओगी तो मेरी चीजें इस संदूक में होंगी? अनया ने सिर हिलाया। हां, और फिर कोई और आएगा और तुम उसे चुनोगे और यही सब दोहराया जाएगा। मैं हंसा, एक पागलों जैसी हंसी।
तो ये एक जाल है, एक अंतहीन जाल, और हम सब इसमें फंसे हुए हैं। हां, अनया की आवाज बहुत धीमी थी। मैं वापस दिए के पास आया। मैंने उसे गौर से देखा। वो लाल लौ अब और भी तेज जल रही थी, जैसे वो मेरा फैसला सुनने के लिए बेताब हो। और अगर, मैंने धीरे से कहा, अगर मैं इस दिए को बुझा दूं तो क्या होगा? अनया की आंखें फैल गईं। नहीं वीर, वो मत करो। क्यों? क्या होगा? अगर दिया बुझ गया तो यह पूरा जंगल ध्वस्त हो जाएगा, हर चीज नष्ट हो जाएगी, और हम दोनों भी। तो कम से कम यह चक्र तो खत्म होगा, मैंने कहा। मैंने दिए की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक कुटिया की दीवारों से एक भयानक चीख निकली, जैसे पूरा जंगल चीख रहा हो। दीवारें हिलने लगीं, छत टूटने लगी, फर्श फटने लगी, और तभी दीवारों से हाथ निकलने लगे, काले लंबे नाखूनों वाले हाथ। वो हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मुझे पकड़ने के लिए। अनया चिल्लाई, वीर रुको, अगर तुमने दिया बुझाया तो जंगल तुम्हें मार डालेगा। पहले। मैं रुक गया। वो हाथ अब बहुत करीब थे, मैं उनकी ठंडक महसूस कर सकता था। तो फिर क्या करूं? मैं चिल्लाया। तुम ही बताओ। अनया ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। सुनो, एक और रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया। क्या रास्ता? अनया ने गहरी सांस ली। अगर कोई यक्षिणी को सच्चा प्यार दे, अगर कोई उसकी खातिर अपनी जान देने को तैयार हो लेकिन बिना बंधन बने, अगर कोई श्राप को तोड़ने की कोशिश करे बजाय उसका हिस्सा बनने के, तो शायद श्राप टूट सकता है। मैंने उसकी आंखों में देखा। शायद? तुम्हें पक्का नहीं पता? नहीं, अनया ने कहा। यह सिर्फ एक कहानी है, एक पुराना मिथक, पर शायद यह सच हो। वो हाथ अब मेरे बिल्कुल पास थे। उनमें से एक ने मेरे कंधे को छुआ और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी रूह को छू लिया हो। मैंने फैसला कर लिया। ठीक है, मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। पर अनया, अगर यह काम नहीं किया तो? अनया मुस्कुराई, इस बार एक असली मुस्कुराहट। तो कम से कम हमने कोशिश तो की। और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसका शरीर ठंडा था, पर उसका गले लगाना गर्म था, भावनाओं से भरा हुआ। मैं तुमसे प्यार करता हूं अनया, मैंने कहा। हमेशा से किया है, और अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। पर मैं इस श्राप का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इसे तोड़ूंगा। अनया की आंखों में आंसू थे। तुम सबसे अच्छे इंसान हो वीर, सबसे अच्छे। और तभी उन काले हाथों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे दीवारों की तरफ खींचना शुरू किया। वो काले हाथ मेरे पूरे शरीर पर थे, मेरे कंधे पर, मेरी बाहों पर, मेरी कमर पर। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैं चिल्लाया, संघर्ष किया, पर वो हाथ मुझे दीवार की तरफ खींचते जा रहे थे। अनया, मदद करो, मैं चिल्लाया। अनया भी चिल्लाई, जंगल रुको, उसे जाने दो। पर हाथों ने नहीं सुना, वो मुझे खींचते रहे। मैं दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच गया, और तभी मैंने देखा कि दीवार असल में दीवार नहीं थी। वो एक विशाल मुंह था, पेड़ों की जड़ों से बना हुआ, और वो मुंह खुल रहा था मुझे निगलने के लिए। नहीं, मैं चीखा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैंने उन हाथों को पकड़ा और खींचने की कोशिश की। मेरे हाथों में दर्द हो रहा था। वो हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और उनकी त्वचा खुरदरी थी, जैसे पेड़ की छाल हो। अनया दिए के पास आई। उसने अपने हाथ दिए के ऊपर रखे और कुछ बुदबुदाने लगी। मुझे समझ नहीं आया वो क्या कह रही थी, पर वो कोई प्राचीन भाषा थी, संस्कृत जैसी, पर अलग। दिए की लौ तेज होने लगी, पहले लाल, फिर नारंगी, फिर सफेद, और उस सफेद रोशनी में वो काले हाथ पिघलने लगे, जैसे मोम पिघलता है। उनकी पकड़ ढीली हो गई और आखिरकार वो मुझे छोड़कर वापस दीवारों में घुस गए। मैं फर्श पर गिर गया। मेरी सांस फूल रही थी, मेरे पूरे शरीर में दर्द था। मैंने अपने कंधों को देखा। वो काले हाथ मेरे पूरे शरीर में दर्द था।
वहां नीले निशान थे, उन हाथों के छूने के निशान। अनया मेरे पास आई और मेरे सिर को अपनी गोद में रख लिया। उसकी उंगलियां मेरे बालों में थीं, मुझे सहला रही थीं। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। मैंने सिर हिलाया, हालांकि मैं ठीक नहीं था। वो क्या थे? जंगल के रक्षक, अनया ने कहा। वो उन्हें नहीं जाने देते जो यहां बंधे होते हैं। वो मुझे भी नहीं जाने देते। मैं बैठ गया, मेरा सिर चकरा रहा था। पर तुमने उन्हें रोका, तुमने दिए का इस्तेमाल किया। हां, अनया ने कहा। मैं इस जंगल का हिस्सा हूं, मेरे पास कुछ शक्तियां हैं, पर ये सीमित हैं। मैं जंगल से लड़ नहीं सकती, बस कुछ देर के लिए उसे रोक सकती हूं। मैं खड़ा हो गया, मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, पर मैंने खुद को संभाला। मैंने दिए की तरफ देखा, वो अब फिर से लाल लौ में जल रहा था, शांत, स्थिर। अनया, मैंने कहा, तुमने कहा था कि अगर कोई सच्चा प्यार दे तो श्राप टूट सकता है। बताओ मुझे क्या करना होगा? अनया उठी, उसने मेरे हाथ पकड़े। वीर, यह आसान नहीं है। तुम्हें जंगल के दिल तक जाना होगा। जंगल के दिल तक? हां, इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक पेड़ है, सबसे पुराना पेड़। वही इस जंगल का दिल है। वहीं से यह श्राप शुरू हुआ था। अगर तुम वहां जाओ और अगर तुम जंगल को यह साबित कर सको कि तुम्हारा प्यार असली है, तो शायद श्राप टूट जाए। कैसे साबित करूं? मैंने पूछा। अनया की आंखें नम हो गईं। तुम्हें एक बलिदान देना होगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो, कुछ ऐसा जिसे तुम खोना नहीं चाहते। मैंने सोचा, मेरी जान? नहीं, अनया ने सिर हिलाया। जान तो हर कोई दे सकता है, जंगल चाहता है कुछ और, कुछ जो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हो। मुझे समझ नहीं आया। मेरी आत्मा का हिस्सा? वो क्या है? अनया ने मेरे गाल को छुआ। वो तुम्हें खुद पता चलेगा। जब तुम वहां पहुंचोगे, जंगल तुमसे मांगेगा और तुम्हें देना होगा। मैं चुप रहा, फिर मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाऊंगा। मुझे बताओ कैसे पहुंचूं वहां तक? अनया मुस्कुराई, उसकी आंखों में गर्व था। मैं तुम्हें ले जाऊंगी, पर वीर, यह यात्रा खतरनाक है। रास्ते में बहुत कुछ दिखेगा, बहुत कुछ सुनाई देगा। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, अपने अतीत का सामना करना होगा। मैं तैयार हूं, मैंने कहा। अनया ने दिए की तरफ इशारा किया। तो फिर यह दिया बुझा दो। मैं चौंक गया। क्या? पर तुमने कहा था कि अगर दिया बुझा तो? मैंने कहा था कि अगर दिया बुझाने की कोशिश की बिना किसी मकसद के, तो जंगल नाराज होगा, अनया ने कहा। पर अगर तुम एक मकसद के साथ बुझाओ, एक इरादे के साथ, तो यह एक रास्ता खोलेगा, जंगल के दिल तक जाने का रास्ता। मैं दिए के पास गया, मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों को लौ के करीब ले गया। रुको, अनया ने कहा। पहले एक बात और, जब तुम जंगल के दिल तक पहुंचो तो तुम्हें एक चुनाव करना होगा, मेरे बीच और जंगल के बीच। अगर तुमने मुझे चुना तो श्राप टूट सकता है, पर अगर तुमने जंगल को चुना तो तुम उसका हिस्सा बन जाओगे, हमेशा के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें चुनूंगा, हमेशा। अनया मुस्कुराई। मुझे पता है। मैंने अपनी उंगलियों से लौ को छुआ और उसी पल एक अजीब अनुभूति हुई। लौ ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी, और जैसे ही मैंने उसे दबाया, वो बुझ गई। पूरी कुटिया में अंधेरा छा गया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर फर्श हिलने लगी, दीवारें कराहने लगीं, और फिर सामने की दीवार फट गई। उसमें से एक रास्ता दिखा, एक सुरंग जैसा, अंधेरा, गहरा। चलो, अनया ने मेरा हाथ पकड़ा। हम दोनों उस सुरंग में चल पड़े। अंधेरा इतना घना था कि मैं अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था। सिर्फ अनया का ठंडा हाथ मुझे रास्ता दिखा रहा था। हम काफी देर तक चलते रहे। फिर अचानक अंधेरे में कुछ दिखाई दिया। रोशनी, बहुत हल्की, दूर। वो क्या है?
मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। पहली परीक्षा, अनया ने कहा। जैसे जैसे हम रोशनी के करीब पहुंचे, मुझे आवाजें सुनाई देने लगीं। परिचित आवाजें, मेरी मां की आवाज, मेरे पिताजी की आवाज, मेरे दोस्तों की आवाजें। वीर, वीर, बेटा। मैं रुक गया। मां? नहीं। अनया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। वो तुम्हारी मां नहीं है, ये जंगल है। वो तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल कर रहा है। पर आवाज और तेज हो गई। वीर, बेटा, तू कहां है? घर आजा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपनी मां की बहुत याद आ रही थी। वो 5 साल पहले गुजर गई थी, कैंसर से, और मैं उसके आखिरी पलों में उसके साथ नहीं था। मैं दूर था, किसी शूट पर। मां, मैं बुदबुदाया। वीर, अनया ने मुझे हिलाया। सुनो मेरी बात, यह सच नहीं है, यह भ्रम है। पर रोशनी और तेज हो गई, और उसमें मैंने अपनी मां को देखा। वो वैसी ही थी जैसी मुझे याद थी, सफेद साड़ी में, मुस्कुराती हुई, अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाती हुई। आजा बेटा, मेरे पास आजा। मैं आगे बढ़ना चाहता था, पर अनया ने मुझे रोक दिया। वीर, अगर तुम गए तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। यह जंगल का जाल है। मैंने अपनी मां को देखा, फिर अनया को। मेरा दिल 2 टुकड़ों में बंट रहा था। मां, मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मुझे होना चाहिए था, पर मैं नहीं था। मेरी मां की आकृति मुस्कुराई। मैं जानती हूं बेटा, और मैं तुझे माफ करती हूं, पर अब तू अपने रास्ते पर चल, अपनी जिंदगी जी, मुझे मत ढूंढ। और फिर वो आकृति धुंध में घुल गई। मैं रो पड़ा। मेरे अंदर का दर्द बाहर आ रहा था। अनया ने मुझे गले लगा लिया। यह पहली परीक्षा थी तुम्हारे अतीत की, और तुमने पास कर ली। मैंने आंसू पोंछे। और कितनी परीक्षाएं हैं? बहुत, अनया ने कहा। पर हम साथ हैं, हम ये कर लेंगे। हम आगे बढ़े। सुरंग और गहरी होती गई, और फिर हम एक बड़े कमरे में पहुंचे। चारों तरफ दीवारें थीं, और उन दीवारों पर परछाइयां थीं। मैंने पास जाकर देखा, और मेरा दिल बैठ गया। वो परछाइयां असल में इंसान थे, या वो जो कभी इंसान थे। अब वो दीवारों में समाये हुए थे। उनके चेहरे मुड़े हुए थे, दर्द में, पीड़ा में। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई रोशनी नहीं थी। ये कौन है? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। अनया की आवाज गंभीर थी। ये वो लोग हैं जो किसी यक्षिणी को वापस ले जाना चाहते थे, पर वो असफल रहे। जंगल ने उन्हें अपना हिस्सा बना लिया। मैंने एक परछाई को ध्यान से देखा। वो एक आदमी था। उसके हाथ आगे की तरफ बढ़े हुए थे, जैसे वो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या ये अब भी जिंदा है? मैंने पूछा। नहीं, अनया ने कहा। न जिंदा, न मरे, बस यहां, हमेशा के लिए। मुझे उल्टी आने लगी। यह सब बहुत भयानक था। अनया, मैंने कहा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या मैं भी? नहीं, अनया ने जल्दी से कहा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उस कमरे से निकल गए और फिर से एक सुरंग में चल पड़े। इस बार सुरंग और भी संकरी थी। मुझे लगातार लग रहा था कि दीवारें मुझ पर गिर जाएंगी। और फिर अचानक हम बाहर आ गए, एक खुली जगह में, और वहां सामने एक विशाल पेड़ था। वो पेड़ इतना बड़ा था कि मैं उसका ऊपरी हिस्सा नहीं देख पा रहा था। उसका तना इतना मोटा था कि 10 लोग हाथ मिलाकर भी उसे नहीं घेर सकते थे। और उसकी जड़ें पूरी जमीन को ढके हुए थीं, जैसे किसी विशाल सर्प की बाहें हों। यह है जंगल का दिल, अनया ने कहा। मैं उस पेड़ के करीब गया, और जैसे ही मैं करीब पहुंचा, पेड़ ने सांस ली, सच में सांस ली। मैंने उसके तने को फूलते और सिकुड़ते देखा, जैसे वो जिंदा हो। और फिर पेड़ के तने से एक चेहरा बना, एक बूढ़े आदमी का चेहरा। उसकी आंखें खुली,
और उसने मुझे देखा। तो तुम आ गए? पेड़ ने कहा।